हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ग्लाइकोजन किया था और स्टार्च किया था। आज एक छोटे से स्टोरी टाइप इवेंट से समझेंगे कि कैसे हमारे बॉडी में स्टार्च और ग्लाइकोजन का मैकेनिज्म चलता है। एक सपोज करिए ये प्लांट है, सनलाइट के प्रेजेंस में ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है प्लांट, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये क्या बना लेगा? ग्लूकोज बना लेगा। ग्लूकोज बनाएगा, प्रोसेस को कहेंगे फोटोसिंथेसिस। क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस। अब ये ग्लूकोज प्लांट में ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर नहीं रहेगा। प्लांट में ये स्टार्च बना लेगा। अब इस स्टार्च को हम लोग खाएंगे एज फूड, खाना खाएंगे, और खाना खाने के बाद डाइजेशन होगा। और डाइजेशन के लिए हम लोग कहते हैं कि डाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो कहेंगे इनटेक एज फूड एंड डाइजेस्टेड, यानी हाइड्रोलाइसिस। अब जब डाइजेशन होगा तो ये स्टार्च जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में? ग्लूकोज। फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोलाइसिस हुआ, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। और अब ये ग्लूकोज कहाँ ये कन्वर्जन हुआ? ये डाइजेशन हुआ कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विली है वो विली ब्लड में एब्जॉर्ब करेगा इस ग्लूकोज को, यानी ये ग्लूकोज अब कहाँ गया? ब्लड में आ गया। एब्जॉर्ब इन ब्लड। तो अब ब्लड में जब ये ग्लूकोज आ गया तो अब ब्लड तो पूरे शरीर में फैल रहा है, तो पूरे शरीर में ये ग्लूकोज अवेलेबल होगा फॉर एरोबिक रिस्पिरेशन। खाना खाया तो उसमें चावल रोटी खाया तो स्टार्च खाया, डाइजेशन हुआ तो फिर ग्लूकोज में टूट गया, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आफ्टर डाइजेशन विल्ली के थ्रू एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आ गया। और ब्लड हमारे पूरे शरीर में जो सेल्स हैं वहां तक पहुंच रहा है, यानी वहां तक ग्लूकोज अवेलेबल करवा रहा है। वहां एरोबिक रिस्पिरेशन होगा, और एरोबिक रिस्पिरेशन से दो प्रोडक्ट्स हमारे तक आना है। एक तो एटीपी हमको मिलेगा जिसको कहते हैं एनर्जी करेंसी, यानी ग्लूकोज से एनर्जी मिला हमको, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग एक्सहेल करेंगे और फिर वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, और प्लांट फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन करके फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोज फिर स्टार्च में कन्वर्ट होगा, और स्टार्च को फिर हम लोग खाएंगे, फिर ग्लूकोज, फिर एरोबिक। तो ये एक साइकिल चलता है। दूसरा कि क्या सारे के सारे ग्लूकोज यूज हो जा रहे हैं एरोबिक रिस्पिरेशन में? तो कहेंगे नहीं, बाकी ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होगा। पीछे के लेक्चर में मैं आपको ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि ग्लाइकोजन अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जितने रह गए वो सारे के सारे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गए। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग और सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं एक हेपेटिक पोर्टल वेन। यह हेपेटिक पोर्टल वेन हमारे जीआईटी स्मॉल इंटेस्टाइन से लिवर को कनेक्ट करता है। तो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट पहले लिवर में जाएगा, वहां जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा और स्टोर हो जाएगा। अब कहेंगे कि क्या हर हमेशा हम लोग खाना खाते हैं? तो जवाब आएगा नहीं। लेकिन हर हमेशा हम एरोबिक रिस्पिरेशन कर रहे हैं, हमारा शरीर एरोबिक रिस्पिरेशन कर रहा है, यानी हर हमेशा ग्लूकोज की जरूरत है। हर हमेशा ग्लूकोज की जरूरत है, लेकिन हर हमेशा खाना नहीं खा रहे हैं।
तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल कैसे मेंटेन है, तो यही ग्लाइकोजन टूट टूट के ग्लूकोज दे रहा है, यही ग्लाइकोजन टूट टूट के क्या दे रहा है, ग्लूकोज, और यही ग्लूकोज सेल को फिर ब्लड के थ्रू अवेलेबल होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में यूज होता है। ठीक, अब जरा देखिए, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्जन को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। और ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना दैट इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन कहेंगे ग्लाइकोजेनेसिस, और ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब ये काम करता है इंसुलिन किसका, ग्लाइकोजेनेसिस, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस का क्या करता है, ग्लूकागॉन। यानी ये ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में टूटने का जो प्रोसेस है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये किसके जिम्मे है, ग्लूकागॉन के। अब ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बनने का जो प्रोसेस है वो किसके जिम्मे है, इंसुलिन के जिम्मे है। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखेंगे कि डायबिटिक पेशेंट के केस में क्या हो रहा है। डायबिटिक कंडीशन में क्या है। अब देखिए कि डायबिटीज वाले पेशेंट में इंसुलिन नहीं बनता है। इसको एक एग्जांपल से कंपेयर करेंगे। दो ढंग के इंडिविजुअल को लेते हैं। एक है एक डेली वेजेस वाला मजदूर जिसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, और एक मंथली सैलरी वाला आदमी जिसका एक बैंक अकाउंट है और महीने में एक बार उसके अकाउंट में सैलरी आती है। डेली वेजेज वाले जो मजदूर हैं वो आज काम किया, कमाया, खाया, कहानी खत्म। फिर वो कल कमाएगा, कल खाएगा, कहानी खत्म। फिर नेक्स्ट डे कमाएगा, उसे सामान लाएगा, खाएगा, खत्म। और यदि थोड़ा बहुत कुछ बचा के भी रख पा रहा है पैसा तो उसको समझो कि चोर चोरी करके चला जाएगा। लेकिन जो सैलरी वाले लोग हैं उसको महीने में एक बार अकाउंट में सैलरी आया, उससे वो अपना निकाल के एटीएम से जाके पैसा निकाल रहा है, उसे सामान खरीद रहा है, पूरे महीने भर खर्च कर रहा है और उसी से कुछ सेव भी कर ले रहा है कि बुरे वक्त में काम आएगा। बात समझ में आ रही? अब इसी चीज को हम लोग कंपेयर करते हैं एक डायबिटिक और एक नॉन डायबिटिक इंडिविजुअल। तो जो डायबिटिक है उसको आप समझिए वो डेली वेजेस वाला मजदूर जैसा है। कैसे कि जो डायबिटिक है उसमें इंसुलिन तो बना नहीं, इंसुलिन नहीं बना। अब इंसुलिन नहीं बना तो ग्लूकोज जो है जो खाने के बाद मिला ब्लड को वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हुआ, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो ग्लूकोज जितना तत्काल एरोबिक रेस्पिरेशन में यूज होना हुआ वो हुआ, और बाकी ग्लूकोज किडनी के थ्रू फिल्टर होकर बाहर निकल जाएगा जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा। इसलिए कहते हैं जो सीवियर डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसके यूरिन सैंपल में ग्लूकोज मिलेगा। काहे? क्योंकि उसमें ग्लाइकोजन बन ही नहीं रहा। इसलिए कहा जाता है डायबिटिक पेशेंट को। अब डायबिटिक पेशेंट को ग्लाइकोजन नहीं बन रहा है तो ये जो जब खाना नहीं खाएगा उस समय जो ग्लूकोज अवेलेबल हो रहा था नॉर्मल आदमी को वो तो अवेलेबल होगा नहीं। इसलिए कहता है कि डायबिटिक पेशेंट थोड़े थोड़े इंटरवल पे थोड़ा थोड़ा खाते हैं। थोड़ा खाया एरोबिक रेस्पिरेशन में कंज्यूम हुआ, फिर थोड़ी देर बाद पता चला ग्लूकोज डिफिशियंसी हो गई। तो हमारे केस में नॉर्मल आदमी के केस में तो ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज दे देगा तो काम हो जाएगा, लेकिन जो डायबिटिक है उसमें ये ग्लाइकोजन तो है ही नहीं, तो फिर उसको बाहर से ही ग्लूकोज देना पड़ेगा। तो थोड़े थोड़े इंटरवल पे थोड़ा थोड़ा उसको भोजन देना पड़ेगा ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहे, सो दैट वो एरोबिक रेस्पिरेशन प्रॉपर कर सके। ठीक, इसलिए जो सीवियर डायबिटिक होते हैं उनको साथ में एक टॉफी के लिए कहा जाता है कि जब अचानक सडन ग्लूकोज डिफिशियंसी हो जाएगा तो नहीं कुछ तो एक टॉफी तोड़ लेगा। टॉफी जब चूसेगा तो क्या होगा, ग्लूकोज जाएगा शरीर में, तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन में काम आएगा। लेकिन जो नॉर्मल आदमी उसके केस में क्या है,
उसके केस में ये ग्लूकोज एक्स्ट्रा जो होगा वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा, और खाना नहीं भी खाएगा पूरे दिन तो ये ग्लाइकोजन टूट टूट के उसको ग्लूकोज देता रहेगा, तो पूरे दिन उसको ग्लूकोज का सप्लाई होता रहेगा। लेकिन इसका भी लिमिटेशन है, इसका भी लिमिटेशन है। किसका? ग्लाइकोजन। अब पता चला लॉन्ग टर्म स्टारवेशन में कोई आदमी चला गया, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन, अन्ना हजारे जी हंगर स्ट्राइक पे चले गए, लंबे समय तक हंगर स्ट्राइक पे, तो जितने ग्लाइकोजन है धीरे धीरे सारे कंज्यूम हो गए, सारे ग्लाइकोजन कंज्यूम हो गए। तो अब कहां से एनर्जी मिलेगा? फैट से मिलेगा एनर्जी। फैट टूटना शुरू होगा। तो फैट टूटने का 2 निगेटिव पॉइंट है और एक पॉजिटिव पॉइंट। पॉजिटिव ये है कि एक फैट एक ग्लूकोज के रिस्पेक्ट में, जब फैट का बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड कहते हैं जब होता है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान वो ज्यादा एनर्जी देगा, ज्यादा एटीपी देगा, करीब 3 टाइम्स ज्यादा एनर्जी देगा। लेकिन 2 ड्रॉबैक। पहला ड्रॉबैक कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड जब होता है तो कीटोन बॉडी बनता है, कीटोन जो हमारे शरीर के लिए टॉक्सिक है, पॉइजनस, जहरीला है। और दूसरा जो नर्व सेल है, ब्रेन न्यूरॉन्स के जो सेल्स हैं, वो फैट से एनर्जी नहीं ले सकता, वो सिर्फ ग्लूकोज से एनर्जी ले सकता है। कहां से एनर्जी ले सकता है? ग्लूकोज से। कौन? न्यूरॉन। अब कंसिक्वेंस समझिए। अन्ना हजारे जी का हंगर स्ट्राइक पे थे, डॉक्टर नरेश त्रेहन प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उन्होंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, अभी अन्ना जी का कीटोन नॉर्मल है। इसका मतलब कि कीटोन यदि बढ़ता तो घबराने की जरूरत थी। अब क्या इस सेंटेंस का मतलब है, इसको समझिए। इसको आप ऐसे समझिए कि यदि ब्लड में और यूरिन सैंपल में कीटोन का लेवल बढ़ा, नॉर्मल से ज्यादा हुआ, इसका मतलब है कि फैट टूटा। और फैट यदि टूटा तो इसका मतलब है कि ग्लाइकोजन खत्म हो चुका है, तब तो फैट से एनर्जी लेना शुरू किया गया है। और ग्लाइकोजन यदि खत्म है, इसका मतलब कि ब्लड को फ्रेश ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, और यदि ब्लड में ग्लूकोज नहीं है तो नर्व सेल को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, और नर्व सेल को यदि ग्लूकोज नहीं मिल रहा है तो मैं आपको बताया कि नर्व सेल सिर्फ ग्लूकोज से एनर्जी ले सकता है, यानी ब्रेन डेथ हो सकता है, इंडिविजुअल में शिफ्टेड इनटू कामा। तो इससे पहले कि आदमी कामा में चला जाए, उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज किया जाएगा और सीधे डीएनएस चढ़ाया जाएगा, डेक्सट्रोज नॉर्मल सॉल्यूशन, सीधे ब्लड में उसको ग्लूकोज दिया जाएगा ताकि नर्व सेल को फटाफट एनर्जी मिलना शुरू हो। इसके बारे में डिटेल हम लोग फैट के मेटाबॉलिज्म पे जब आएंगे तो करेंगे। अभी मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसमें क्या होता है, इंसुलिन डिफिशियंसी होगा, और इंसुलिन डिफिशियंसी यदि हुआ तो ग्लाइकोजन नहीं बनेगा, और ग्लाइकोजन यदि नहीं बना तो उसको हर हमेशा ब्लड में ग्लूकोज लेवल मेंटेन रखने में दिक्कत होगी। तो उपाय क्या है कि थोड़े थोड़े इंटरवल पे थोड़ा थोड़ा खिलाते हैं। ठीक, बाकी इंसुलिन के बारे में हम लोग डिटेल इंडोक्राइन वाले चैप्टर में करते हैं। अब यहां से हम लोग आ जाएंगे अगले पॉलीसेक्राइड पे, दैट इज नेक्स्ट पॉलीसेक्राइड इज सेलुलोज। सेलुलोज सेलुलोज जो है ये बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर। लेक्चर 3 जब आप देखिएगा तो उसमें आपको बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताया गया है। बायोमॉलिक्यूल के लेक्चर 3 में बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताया गया। सेलुलोज के बारे में कहते हैं मोस्ट abundant organic compound on earth। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे ज्यादा अमाउंट में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहा है दैट इज सेलुलोज। बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर है, यानी सिर्फ एक ही टाइप का मोनोमर है, तो कहेंगे इसको हम लोग ये होमो पॉलीसेकेराइड है। दूसरी बात कि ये
सेल वॉल बनाता है, प्लांट सेल वॉल बनाता है। तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है कौन? सेलुलोज। होमोपॉलीसेकेराइड और स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। अब जरा देखिए बीटा ग्लूकोज। OH पहले नंबर कार्बन पे हूं, ये पहला बीटा ग्लूकोज। अब मैं HO और OH उतना नहीं लिखूंगा, पीछे के लेक्चर से मैं उन चीजों को काफी डिटेल कर चुका हूं। ये दूसरा बीटा ग्लूकोज, ये इसका फर्स्ट कार्बन, ये इसका फोर्थ कार्बन, इस दोनों के बीच कंडेंसेशन होगा। तो देखिए ये ऐसे लॉस ऑफ वाटर होगा, तो जो बॉन्ड बनेगा वो क्रॉस बनेगा, और इसी क्रॉस होने के कारण ये ज्यादा रिजिड स्ट्रक्चर होगा, और इसी कारण से प्लांट सेल वॉल जो होता है वो हार्ड और रिजिड होता है। ये अगला, फिर इस ढंग से हजारों बीटा ग्लूकोज आपस में जुड़ेंगे तो क्या बना लेगा? सेलुलोज बना लेगा। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या हो गया? क्या बना रहा है? प्लांट सेल वॉल। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड क्यों क्या है? एज इट फॉर्म्स प्लांट सेल वॉल। अब जरा देखिए, सपोज करिए कि ये प्लांट सेल वॉल है, ठीक है। अब ये सेल वॉल बहुत सारे माइक्रोफाइब्रिल से बना हुआ है। ये बहुत सारे सेल वॉल से ये प्लांट सेल वॉल बहुत सारे माइक्रोफाइब्रिल से बना हुआ है। एक माइक्रोफाइब्रिल को आप निकाल के थोड़ा मैग्नीफाई करिए तो ये बहुत सारे एलिमेंट्री फाइब्रिल से बना हुआ है। ये क्या है? माइक्रोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल से इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा। मायोफाइब्रिल मसल्स प्रोटीन है जो एनिमल में मिलता है, यहां मैं कह रहा हूं माइक्रोफाइब्रिल। तो बहुत सारा माइक्रोफाइब्रिल मिलकर बना रहा है प्लांट सेल वॉल, यानी प्लांट सेल वॉल बहुत सारे माइक्रोफाइब्रिल से बना हुआ है। अब ये माइक्रोफाइब्रिल बहुत सारे एलिमेंट्री फाइब्रिल से बना हुआ है। तो किसी एक एलिमेंट्री फाइब्रिल को निकाल के जब मैग्नीफाई करते हैं तो देखते हैं कि ये बहुत सारे सेलुलोज से मिलकर बना हुआ है। ये क्या है? एलिमेंट्री फाइब्रिल, जो बहुत सारे सेलुलोज से। अब किसी एक सेलुलोज को निकालिए और देखिए कि ये बना हुआ है किसका? बीटा ग्लूकोज का। ये सेलुलोज, ये रहा सेलुलोज। तो बहुत सारे बीटा ग्लूकोज जब आपस में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है तो बना सेलुलोज। बहुत सारे सेलुलोज मिलके एलिमेंट्री फाइब्रिल, बहुत सारे एलिमेंट्री फाइब्रिल मिलके माइक्रोफाइब्रिल, और बहुत सारा माइक्रोफाइब्रिल मिलके क्या बना लेगा? प्लांट सेल। ठीक है। अब ये प्लांट सेल वॉल सिर्फ सेलुलोज का नहीं बना हुआ है, इसके साथ हेमीसेलुलोज भी है, पैप्टिक सब्सटेंसेस भी है। इन चीजों को हम लोग डिटेल करेंगे जब प्लांट सेल वॉल पढ़ेंगे सेल वाले चैप्टर। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सेलुलोज। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रही। अब कुछ और भी पॉलीसेकेराइड्स हम लोग सीखेंगे यहां से। एक मिनट आप इसको थोड़े समय के लिए देख लीजिए, यहां नोट करना है तो नोट कर लीजिए। सेलुलोज के बारे में एक और चीज कहते हैं कि
हम लोगों के पास यानी ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। कौन डाइजेस्ट कर सकता है सेलुलोज? तो जो रेमिनेंट्स हैं, पागुर या जुगाली करने वाले जानवर हैं, उनके पास र्यूमन है, उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में र्यूमन है और उनके पास सेलुलेज नाम का एंजाइम जो सेलुलोज के डाइजेशन में मदद करता है। हमारे केस में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है। हमारे केस में ये सेलुलोज रफेज का काम करेगा, जो हमारा फिकल मैटर है उसको वॉल्यूम प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सेलुलोज के बारे बाद हम लोग कुछ पॉलीसेक्राइड्स के बारे में। अच्छा, पीछे में आपको बताया स्टार्च और ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग था। ध्यान रखिएगा कि सेलुलोज में कोई ब्रांचिंग नहीं होता है, बीटा ग्लूकोज का स्टेज। अब यहां से कुछ पॉलीसेक्राइड्स पे और बात करें, जैसे कि कहें इनुलिन, पीछे का इंसुलिन। इंसुलिन एक प्रोटीनस हार्मोन है और इनुलिन एक पॉलीसेक्राइड है जो फ्रुक्टोज का पॉलीमर है। होम पॉलीसेक्राइड हो गया इनुलिन, तो इनुलिन फ्रुक्टोज का पॉलीमर है, उसको कहेंगे हम लोग होमो पॉलीसेक्राइड। और कुछ स्पेशल प्लांट सेल में ये स्टोर रहता है, तो उस हिसाब से स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ये हो गया। इसके बाद हम लोग कहेंगे काइटिन। काइटिन काइटिन जो है वो नैग का पॉलीमर है, नैग। अब ये नैग एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये आपका। काइटिन जो है वो नैग का पॉलीमर है, नैग स्टैंड फॉर एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। इसका मतलब ये कैसा हो गया, होमो पॉलीसेक्राइड या हेटेरो पॉलीसेक्राइड। तो एक ही टाइप के मोनोसेक्राइड का पॉलीमर है तो होमो पॉलीसेक्राइड। फिर कहेंगे कि ये नैग जो है ये फंगस का सेल वॉल बनाता है, फंगस का सेल वॉल, और इंसेक्ट्स का एक्सोस्केलेटन बनाता है। दो चीजें बना रहा है ये नैग, फंगस का सेल वॉल और इंसेक्ट्स का एक्सोस्केलेटन। तो इस हिसाब से इसको क्या कहेंगे हम लोग, स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड कहेंगे। क्यों कहेंगे स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड? क्योंकि ये क्या बना रहा है, स्ट्रक्चर बना रहा है। किसका स्ट्रक्चर बना रहा है? तो फंगल सेल वॉल एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स, दो चीजें काइटिन। अब आ जाए अगला, पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन जो है ये नैम प्लस नैग का पॉलीमर। तो अब देखो दो अलग अलग मोनोसेक्राइड, ये नैग का तो फॉर्म यहाँ बताया एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, और नैम स्टैंड फॉर एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड क्या हो गया, नैम। तो दो अलग अलग मोनोमर जुड़ के क्या बनाएगा, हेटेरोडाइमर। तो ये हेटेरोडाइमर का पॉलीमर है यानी हेटेरो पॉलीसेक्राइड। तो पेप्टिडोग्लाइकन क्या हो गया, हेटेरो पॉलीसेक्राइड। दूसरी बात कि ये बनाएगा बैक्टीरियल सेल वॉल। पेप्टिडोग्लाइकन क्या बनाएगा, बैक्टीरियल सेल वॉल। और इसी के थिकनेस, पेप्टिडोग्लाइकन बैक्टीरियल सेल वॉल में कितना थिक है, इसी बेसिस पे हम लोग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया करते हैं। जब हम लोग प्रोकैरियोट के लेक्चर्स में आएंगे वहां इन चीजों को डिटेल करेंगे। अभी बस आप याद रखिए कि ये बैक्टीरियल सेल वॉल बनाता है, तो उस हिसाब से ये क्या हो गया, स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड हो गया। क्यों भाई, इट फॉर्म्स बैक्टीरियल
सेल वॉल, NAM एंड NAM का पॉलीमर है पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक, ये कुछ अलग अलग पॉलीसेकेराइड्स हम लोगों ने सीखा। अब यहाँ से एक छोटी सी बात करके हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट, इस टॉपिक को कार्बोहाइड्रेट, बायोमॉलिक्यूलर जो कार्बोहाइड्रेट उसको कंप्लीट करेंगे। कहेंगे कार्बोहाइड्रेट की दो कैटेगरी, एक कहेंगे रिड्यूसिंग, दूसरा कहेंगे नॉन रिड्यूसिंग। तो कहेंगे शुगर दो टाइप, रिड्यूसिंग शुगर, दूसरा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब रिड्यूसिंग शुगर किसको कहेंगे? तो वो शुगर जो Cu2+ को Cu+ में रिड्यूस कर दे। अब जरा देखिए कि 2+ है यानी 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो Cu+ हो गया। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो ये रिडक्शन जो करवाएगा, जो शुगर ये रिडक्शन करवाएगा, उस शुगर को हम लोग क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। या जो Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट कर दे। तो यहां भी इलेक्ट्रॉन ऐड किया, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो ये दो में से जो कोई भी करवा दे, दे आर रिड्यूसिंग शुगर। अब ये कौन करवा सकता है? तो जिसके पास फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप, जिसके पास फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप होगा, दे कैन रिड्यूस Cu2+ into Cu+, Fe3+ into Fe+। डायनेटिक सॉल्यूशन और फेहलिंग सॉल्यूशन में ये आपको मिलेगा। अब कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर, इसको कहेंगे शुगर हैविंग फ्री एल्डिहाइडिक एंड और ketonic group can reduce Cu2+ into Cu+ or Fe3+ into Fe2+ are called reducing शुगर। एग्जाम्पल, जितने मोनोसेक्राइड्स होंगे, आप पीछे के स्ट्रक्चर्स पे जाके देख लीजिए, सब पे या तो एक एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप है जो फ्री है, जो किसी से अटैच नहीं है। इसका मतलब सारे मोनोसेक्राइड एंड all monosaccharide and disaccharide except सुक्रोज। और यही क्वेश्चन, यही एक्सेप्शन जो है, यही क्वेश्चन आता है आपका, सुक्रोज क्या है? सुक्रोज यदि रिड्यूसिंग नहीं है, एक्सेप्शन में लिखा है यदि वो नॉन रिड्यूसिंग है, तो नॉन रिड्यूसिंग किसको कहेंगे? नॉन रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में कौन आएगा? शुगर which cannot reduce Cu2+ into Cu+ or Fe3+ to Fe2+ due to lack of free एल्डिहाइड और कीटोन, है ना? एल्डिहाइड या कीटोन फ्री नहीं है। क्यों नहीं है? अच्छा, इसका एग्जाम्पल वही सुक्रोज आ जाएगा। अब याद करिए डाइसेक्राइड जब मैं आपको बताया, तो सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के जुड़ने से बना।
तो ग्लूकोज का पहला नंबर कार्बन और फ्रुक्टोज का दूसरा नंबर कार्बन जब आपस में जुड़ जाएगा तो कोई भी फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप बचेगा ही नहीं, और फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप और नहीं बचा तो ये इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब इसके लिए जो एक टेस्ट करते हैं वो कहते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट। तो बेनेडिक्ट टेस्ट में याद रखिए ब्लू कलर सोल्यूशन जो है, रिएजेंट जो है, दैट बिकम ब्रिक रेड कलर किसके प्रेजेंस में? रिड्यूसिंग शुगर के प्रेजेंस में। तो रिड्यूसिंग शुगर के प्रेजेंस में ब्लू कलर बेनेडिक्ट टेस्ट सोल्यूशन रेड कलर का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि Cu2+ जो है वो Cu+ में कन्वर्ट हो गया। कौन कर रहा है ये काम? तो रिड्यूसिंग शुगर, और ये रिड्यूसिंग शुगर कौन है? मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स। तो यूरिन सैंपल में शुगर है या नहीं है, इसको यदि हमको जानना हो तो बेनेडिक्ट टेस्ट कर सकते हैं। बेनेडिक्ट टेस्ट के सॉल्यूशन में यूरिन ड्रॉप डालेंगे, यूरिन ड्रॉप डाला, यदि ब्लू कलर रेड कलर में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब कि यूरिन सैंपल में ग्लूकोज प्रेजेंट। अब ग्लूकोज यदि यूरिन सैंपल में प्रेजेंट है, इसका मतलब इंडिविजुअल डायबिटिक है। ये पीछे मैं आपसे जिक्र कर चुका। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई कार्बोहाइड्रेट की। आगे के लेक्चर से हम लोग बायोमॉलिक्यूल को आगे करेंगे, आगे उसका नेक्स्ट टॉपिक जो लिपिड है उसको शुरू करेंगे। थैंक यू।